चैप्टर 34 आखिरी प्रॉमिस और भूआ मत जाओ। पूरा राठौड़ परिवार हॉस्पिटल में मौजूद था। सीता जी इस वक्त दूसरे वार्ड में एडमिट थी क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ गया था, जिस वजह से उन्होंने एडमिट करना पड़ा। वह भी बेहोश थी। अशोक जी भी कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर गए थे और वह भी साइड के एक वार्ड में एडमिट थे। उन्हें भी अभी तक होश नहीं आया था। हॉस्पिटल में अरमान और आहिल और घर के सभी बाकी बड़े थे। बाकी के बच्चे घर पर उनके नौकर रामू के साथ थे। अरमान एक टक भैरवी के वार्ड के दरवाजे को देख रहा था। आहिल भी अरमान के पास बैठकर अरमान को देख रहा था। आहिल ने बचपन से लेकर आज तक अरमान को रोता नहीं देखा था, क्योंकि जब अरमान 2 साल का था अरमान तभी से डिप्रेशन में था। उसके बाद अरमान कभी नहीं रोया और आज पहली बार अरमान भैरवी के लिए रोया। अरमान की मासूम आंखों में इस वक्त कोई खतरनाक बच्चा नहीं, बल्कि एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था जो अपने किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान के लिए रो रहा था। अरमान की आंखें पूरी तरह से रो रो कर सूज चुकी थी। कबीर जी और ओम जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। उनकी बहन इमरजेंसी रूम में एडमिट है, उनके माता पिता भी साइड के रूम में एडमिट थे। आज उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि इंसान की ज़िंदगी में चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, अगर मुश्किलें आए तो वह पैसा किसी काम का नहीं रहता। आज वह दोनों खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। उन दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। कबीर और ओम दोनों अभी भी हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। रात के करीब 1 बजने को आए थे, पर किसी की आंखों में थकान महसूस नहीं हो रही थी। उनकी नज़र बस भैरवी के वार्ड की तरफ थी। तभी उन्हें साइड के वार्ड से चिल्लाने की आवाज़ आई। वे आवाज़ सुनकर कबीर और ओम उस वार्ड के अंदर गए, जहां पर सीता जी ने अपने हाथ में लगी ड्रिप खींचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी निकालो, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, उसे ज़रूरत है। मेरे सीता जी किसी पागल की तरह चिल्ला रही थी। अपनी माँ को ऐसी हालत देखकर ओम और कबीर की आंखें नम हो गई, पर इस वक्त उन्हें पहले अपनी माँ को संभालना था। उन्होंने सीता जी को कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, आप पहले खुद की सेहत पर ध्यान दीजिए, तभी आप छोटी का ध्यान रख पाएंगी। सीता जी ने रोते हुए कबीर का हाथ पकड़ कहा, कैसे बेटा, कैसे संभाल लूँगी मैं। उससे यह कहा, हो गया मेरी बच्ची के साथ। आज के दिन उसका जन्मदिन था और आज के ही दिन उसके साथ इतना बुरा हुआ। इतना कहकर सीता जी जोर जोर से रोने लगी। इस तरह रोने से उनकी सांसें फूलने लगी। यह देखकर कबीर और ओम घबरा गए। उन्होंने जल्दी से नर्स को बुलाया। नर्स ने जब सीता जी को इतनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए देखा, उसने जल्दी से एक इमरजेंसी इंजेक्शन सीता जी को लगाया। इंजेक्शन लगने के बाद सीता जी फिर से गहरी नींद में चली गई। कबीर ने अपनी नम आंखों को पोंछते हुए उसने कहा, भैया यह क्या हो गया? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि काश जयपुर आए ही ना होते और ना हमारी छोटी सी ऐसी हालात होती। इतना कहकर कबीर भी रो पड़ा। आखिर जिस बहन को उन्होंने इतने नाजों से पाला था, आज उसकी ऐसी हालत देखकर उनका दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया था। ओम ने कबीर को शांत कराते हुए कहा, कबीर संभालो खुद को, पूरे परिवार को, हम दोनों को भी संभालना है, और अगर हम दोनों ही टूट गए तो पूरा परिवार को कौन संभालेगा? ओम ने चिंता करते हुए कहा, कबीर तुमने देखा आज अरमान को? तो तभी कबीर ने भी ध्यान से कहा, हाँ भैया, बचपन के बाद अरमान आज पहली बार रोया, वह भी इतनी बुरी तरह। मुझे डर है कि अगर भैरवी को कुछ हो गया तो हम अरमान को भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इन 2 सालों में अरमान भैरवी के साथ काफ़ी क्लोज हो चुका है। भले ही वह दिखाता न हो, पर मैंने देखा है जब से वह भैरवी के साथ रहता है तब वह अरमान नहीं होता जो हम सबके साथ रहता है। वह गुस्से में ही सही अपने दिल की सारी बातें वह भैरवी से कहता है। ओम ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, अरमान
को मैंने भी नोटिस किया है। जब से भैरवी आई है अरमान काफ़ी बदल गया है। और आज जब अरमान ज़ोर ज़ोर से भैरवी के लिए रो रहा था तब अरमान ने किसी नॉर्मल बच्चे को देखा। काफ़ी देर तक दोनों भाइयों ने बातें की और फिर वह दोनों वार्ड से बाहर निकल आए। भैरवी को ऑपरेशन होकर अभी 12 घंटे से ऊपर हो चुके थे पर भैरवी को होश नहीं आया था। हॉस्पिटल में अरमान, आहिल, कबीर और ओम मौजूद थे। बाकी सब घर जा चुके थे। कबीर के कहने पर अरमान ने जाने से साफ मना कर दिया था और अरमान के लिए आहिल भी यहीं रुक गया था। अभी सुबह के 3 बजे थे। सबके आंखें लग चुकी थी। आहिल, कबीर और ओम कुर्सी पर सर टिकाकर सो रहे थे और अरमान एक तक अभी तक भैरवी के बाड़ की तरफ देख रहा था। तभी उसे बाड़ के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। वे आवाज़ सुनकर अरमान दौड़ते हुए बाड़ की तरफ गया। उसने अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। अरमान ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसने अंदर देखा कि भैरवी ने आंखें खोल रखी हैं और भैरवी लंबी लंबी सांसें ले रही है। वह दौड़कर भैरवी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, बुआ क्या हुआ बुआ। भैरवी जैसे ही अरमान को अपने सामने देखा उसने खुद को शांत किया और अरमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। अरमान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ बुआ। भैरवी ने अपने आंसू साफ कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चा। अरमान ने रोते हुए कहा, बुआ प्लीज़ ठीक हो जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा और आपकी सारी बातें भी मान लूँगा और आपको टूटी पाई भी कहूँगा। प्लीज़ बुआ ठीक हो जाओ पहले जैसे। भैरवी ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, अरमान माई हैंडसम बॉय, आप बुआ से प्रॉमिस करोगे। अरमान ने रोते हुए भैरवी का हाथ कसकर पकड़कर कहा, ऐसा क्यों कह रही हो आप बुआ। भैरवी ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, अरमान बेबी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। बोली आपने बुआ को प्रॉमिस करोगे। भैरवी की बात सुनकर अरमान ने और ज़ोर से रोते हुए कहा, बुआ ऐसा मत कहो। भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी रोता भी है। अरमान ने रोते हुए कहा, प्लीज़ बुआ ठीक हो जाओ। भैरवी ने अरमान के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे प्रॉमिस करो अरमान ने हाँ में सर हिलाया। भैरवी ने कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बुआ के साथ क्या हुआ था। अभी तुम्हारी एज नहीं है ये सब जानने की, पर जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि बुआ के साथ क्या हुआ था तब तुम प्रॉमिस करो अरमान कि तुम उन लोगों को छोड़ोगे नहीं और उसके जैसे लोगों को सज़ा दोगे। बेबी जब आप बड़े हो जाओगे तब आप अपने बुआ की तरह किसी के साथ बुरा मत होने देना। अरमान ने रोते हुए कहा, क्या हुआ है वो आपके साथ, प्लीज़ मुझे बताओ। भैरवी ने रोते हुए कहा, बेबी अभी आपकी एज नहीं है ये सब जानने की। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको सब पता चलेगा बच्चे। और मुझे एक और प्रॉमिस करो, आप कभी टूटोगे नहीं चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों न आ जाओगे। आपको ज़िंदगी काटनी नहीं है, आपको ज़िंदगी जीनी है। मैंने माँ और भैया से प्रॉमिस किया था कि आप ज़िंदगी खुलकर जियोगी पर मेरा प्रॉमिस अधूरा रह गया। इतना कहकर भैरवी की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। अरमान ने उसके आंसू को रोते हुए पोंछते हुए कहा, ऐसा नहीं मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। भैरवी की आंखों से आंसू बह रहे थे पर होठों पर एक मुस्कान थी। भैरवी ने उसी के साथ लंबी सांस लेते हुए अरमान से कहा, अरमान देखना, भले ही मैं उसके साथ न रहूं पर उसकी ज़िंदगी में मैं ज़रूर कोई एंजल भेजूंगी जो आपको जीना सिखाएगी। आप उसके लिए जियोगे, उसके साथ जियोगे। अरमान ने रोते हुए कहा, मुझे कोई एंजल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक आप चाहिए। आप प्लीज़ ऐसा मत करो। भैरवी ने लंबी सांस लेकर अरमान के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, अरमान मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बच्चे, मुझसे एक और प्रॉमिस करो कि। अरमान ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा, ऐसा मत बोलो बुआ। भैरवी ने अरमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन से कहना उनकी जान उन्होंने अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी पर किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं था। उसने कहना उनकी जान ने कहा है कि वे ज़िंदगी में हमें भूल कर आगे बढ़ जाएं। उनसे कहना कि उनकी जान चाहती थी कि वे हमेशा खुश रहे और जब भी हमें याद करे तो मुस्कुराकर करे, ना कि आंसू बहाकर। अरमान ने भैरवी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, बुआ मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप ही उनके पास रहोगी। भैरवी ने अरमान के हाथों को
और कसकर पकड़कर और लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, अरमान बेबी बुआ लव्स यू। इतना कहकर भैरवी एक झटके के साथ बेड पर गिर गई। इसके साथ अरमान ने हाथ से उसका हाथ छूटकर बैठ के सिराने पर झूल गया और इसी के साथ अरमान जोर से चिल्लाया, बुआ। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि कॉरिडोर में बैठे आहिल, ओम और कबीर की नींद खुल गई। उन्होंने आसपास देखा, अरमान नहीं था। वे झट से भैरवी के बाड़ की तरफ दौड़े। जैसे ही वे तीनों पहुंच के अंदर गए, उन्होंने देखा भैरवी का हाथ बैठकर सिरहाने झूल रहा था और अरमान किसी जिंदा लाश की तरह लगातार भैरवी को देख रहा था। कबीर की नज़र मॉनिटर स्क्रीन पर गई जहां पर लंबी लाइन खिंची हुई थी। इसी के साथ कबीर के दिल की धड़कन थम सी गई। ओम की नज़र भी उस तरफ गई। उसकी भी हालत कबीर जैसी हो गई थी। उन दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे दोनों दौड़कर भैरवी के पास गए और जोर से भैरवी को हिलाते हुए कहने लगे, गुड़िया उठो, गुड़िया बच्चा, क्या हुआ, उठो। आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बाड़ के अंदर का शोर सुनकर हॉस्पिटल के डॉक्टर जिनका कैबिनेट पर था वह दौड़ते हुए रूम में आए। उन्होंने भैरवी की पल्स चेक करके अपना सर ना हिलाकर कबीर और ओम से कहा, सॉरी सर, इन इज नो मोर। अरमान तो जैसे अपनी सुध बुध ही खो गया था। उसके कानों में बार बार भैरवी की बातें घूम रही थी। अरमान, तुम जियोगे, तुम जीना होगा, तुम्हें ज़िंदगी काटनी नहीं है, तुम्हें ज़िंदगी जीनी है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक एंजल आएगा और तुम्हें जीना सिखाएगा। अरमान ने खुद से कहा, मेरी ज़िंदगी की एंजल तो आप थी, अब मैं क्या करूँगा जी कर। अरमान, जिसने आज तक एक आंसू भी नहीं बहाया था, वह आज भैरवी के लिए पूरे दिन से रो रहा था। अरमान ने अपने आंसू साफ किए और भैरवी की तरफ देखा, जिसकी बॉडी को कबीर और ओम एकदम देखकर रो रहे थे। जिसने भैरवी की तरफ देखा और खुद से कहा, आई प्रॉमिस यू बुआ, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, पर इसका पता मैं जल्द ही लगा लूँगा। और मेरा वादा है, जितनी दर्दनाक मौत आपकी हुई है उससे कहीं ज़्यादा मैं उस इंसान को तड़पा कर मारूंगा। यह उसके अरमान का प्रॉमिस है और मुझे नहीं पता कि आपने उसके जैसे लोगों को क्यों ख़त्म करने को कहा, पर मैं आपके जैसे किसी के साथ नहीं होने दूंगा। मैं पता लगा कर रहूँगा कि आपके साथ क्या हुआ था। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ जिसमें एक 25 साल का हैंडसम सा आदमी बाहर निकला। यह कोई और नहीं, आर्यन मल्होत्रा था। इस वक्त आर्यन के फेस पर अजीब एक्सप्रेशन थे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कन ही रुक जाएगी। उसने अपने सीने पर हाथ लगाकर कहा, पता नहीं जान, ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। अब तो इस दिल को तभी चैन आएगा जब भी आपको देखेगा। आर्यन ने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे जल्दी भैरवी कहाँ है इसका पता लगा कर दो। असिस्टेंट ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आर्यन ने कई गार्ड्स भैरवी को फॉलो करते हुए सीक्रेट गार्ड्स जिसका पता भैरवी को भी नहीं था। असिस्टेंट्स ने उन गार्ड्स को फ़ोन किया। उन सभी गार्ड्स ने कहा, सर हम दोपहर से आपको कॉल कर रहे हैं पर आप में से किसी ने कॉल नहीं उठाया। दोपहर को मैडम का कोई उठाकर ले गया था और अब वह भी मैडम हॉस्पिटल में है। इतना सुनते ही असिस्टेंट्स के माथे पर पसीने की लकीर उभर आई। उसने जल्दी से फ़ोन रखा और आर्यन की तरफ देखकर कहा, सर मैडम हॉस्पिटल में। इतना सुनते ही आर्यन ने गुस्से से कहा, क्या हुआ तुमने? और यह खबर मुझे अब मिली रही है, क्या हुआ भैरवी को? सर मैं प्लेन में थे इसलिए हमारा कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। पूरा मैटर तो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मैडम हॉस्पिटल में है। इतना सुनते ही आ रही है ना
कहा, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। आर्यन दौड़ते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसकी कार सीधा वह भैरवी जिस हॉस्पिटल में थी वहां पर जाकर रुकी। आर्यन सीधा रिसेप्शनिस्ट से कहने लगा, भैरवी राठौर रिसेप्शनिस्ट में वार्ड नंबर 71 थर्ड फ्लोर। कहा। आर्यन ने बिना किसी की देरी किए वहां से थर्ड फ्लोर की तरफ दौड़ लगा दी। उसने लिफ्ट का इंतजार भी नहीं किया। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह खुद से कह रहा था, जान, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी धड़कन हमारे अंदर धड़कती है। वहीं अभी तक ओम और कबीर ने खुद को संभाल लिया था क्योंकि उन्हें पूरे परिवार को संभालना था। सीता जी और अशोक जी भी होश में आ चुके थे और वह सीधा भैरवी के वार्ड में आए। जैसे ही उसने भैरवी की डेड बॉडी को देखा, वह दोनों फिर से बेहोश होकर गिर कर करीब 1 घंटे बाद फिर उन्हें होश आया और वह दोनों भैरवी को देखकर जोर जोर से रोने लगे। अशोक जी ने तो जैसे तैसे खुद को काबू पाया और सीता जी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अरमान ने एक आंसू भी नहीं बढ़ाया। अरमान जो भैरवी के लिए पूरे दिन रो रहा था, उसके मरने के बाद अरमान ने एक आंसू भी नहीं बहाया। उसने खुद से वादा किया था कि वह भैरवी को दर्द देने वाले लोगों को खून के आंसू रुलाएगा। इस वक्त भैरवी के बाड़ के अंदर सीता जी, अशोक जी, कबीर, ओम, आहिल, अरमान मौजूद थे। ओम ने घर पर भी सबको बता दिया था। वह लोग यहाँ से 2 घंटे बाद भैरवी की बॉडी को ले जाने वाले थे। उससे पहले हॉस्पिटल के कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कबीर और ओम वहाँ से चले गए थे क्योंकि वह लोग भी ज़्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी एक डॉक्टर अंदर आया और उन्होंने कहा, सर, हमें मैडम का पोस्टमार्टम करने के लिए जाना है। सीता जी ने जैसे ही सुना, उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हमारी बेटी का कोई नहीं लेकर जाएगा। सीता जी के इस बात पर गुस्सा करने की वजह से डॉक्टर डर गया क्योंकि सीता जी इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। उन्होंने आखिर अपनी एकलौती बेटी खोई थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा जोर से आवाज़ के साथ खुला और इसी के साथ आर्यन अंदर आया। आर्यन जैसे ही थर्ड फ्लोर पर पहुंचा था, उसे वहां पर एक ही रूम दिखाई दिया क्योंकि यह पार्ट वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व रहता था। आर्यन बिना किसी देरी के उस वार्ड की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा, उसके पैर जमीन पर गड़ गए। वह किसी मूर्ति की तरह चलता हुआ भैरवी की बॉडी की तरफ आया। उसने जब भैरवी को देखा जो कि सफ़ेद पड़ चुकी थी, उसका दिल धड़कना भूल गया। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जान। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी बड़ा एपिसोड था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यार आप लोगों को पसंद आया तो यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट किया करो यार, वरना यार मन नहीं करता वीडियो बनाने के लिए। तो यार मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और एक लाइक भी कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर देना।